हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं सुपर 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सुपर 30 क्वेश्चन जो है वो जनवरी मंथ में से लिए गए हैं, बहुत ही प्रिसाइजली ये 30 क्वेश्चंस उठाए गए हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which agreement, called the mother of all deal, was concluded during European Commission President Ursula von der Leyen's visit to India? So the right answer is India-EU Free Trade Agreement. Okay. सो क्या बोला गया है कि जब यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वंडरलैंड इंडिया आए थे, तो उन्होंने कौन सा एग्रीमेंट कराया था जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा था, है मतलब। ठीक है, तो ये कराया था इन्होंने इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, तो इंडिया और ईयू के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अब मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए, इंडिया जो है वो एक फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो जब इन दोनों बड़ी बड़ी इकोनॉमी के बीच में कोई डील हो रही है तो उसको इन्होंने मदर ऑफ ऑल डील बोला है। ठीक है, क्योंकि ये 25% ऑफ आवर ग्लोबल जीडीपी को अफेक्ट करता है। ठीक है, और करीब 18 ईयर्स से इस पर डिस्कशन चल रहा था, बट ये फाइनलाइज नहीं हो रही थी। एंड फाइनली जब उर्सुला वंडरलैंड इंडिया आए तो उन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो उर्सुला वंडरलैंड और एंटोनियो कोस्टा को जो है वो हमारे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन पे भी एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो ये वहां पर आए थे और इन्होंने यहाँ पर आकर ये जो इंडिया ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, जो कि काफी टाइम से पेंडिंग था, डिस्कशन में था, उसको यहाँ पर आकर कंक्लूड कराया है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ईयू के गुड जो यूरोपियन यूनियन के गुड्स एक्सपोर्ट्स करता है वो इंडिया को, ठीक है, उसमें 96% जो है वो गुड्स जो है वो उनपे या तो ड्यूटी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा या रिड्यूस कर दिया जाएगा। वहीं जो 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स के गुड्स हैं जो कि इंडिया यूरोप को भेजता है, उस पर जो है उन्हें ड्यूटी फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, 100% इसमें नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें 96% ईयू वाले गुड्स और 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए रखा है। ठीक है, तो ये है इंडिया और ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील्स भी बोला जा रहा है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज ओके, उससे पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या है कि 2021 से लेके अब तक हमने 8 एफटीए साइन कर लिए। तो पिछले 6 सालों के अंदर हमने 8 एफटीए साइन कर लिए। ठीक है, तो एक बार हम फटाफट से उन पे भी नजर मार लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2021 में हमने मॉरिशस के साथ साइन किया था सीईपीसीए। ठीक है, तो ये इंडिया का पहला ट्रेड डील था जो कि अफ्रीका के साथ हमने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूएई के साथ जो है वो हमने साइन कर रखा है सेपा। ठीक है, इसने अभी अभी $100 बिलियन के ट्रेड को जो है वो क्रॉस कर दिया है और अब जो नया टारगेट है वो $200 बिलियन है। ठीक है, ये भी न्यूज में था, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन कर रखा है ईसीटीए। ठीक है, तो ये भी न्यूज में था अभी रिसेंटली। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो ये ईसीटीए है इसके अंदर जीरो टैरिफ हो गया है। ठीक है, तो 100% जो भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है ऑस्ट्रेलिया को, उस पर वो ड्यूटी फ्री हो गया है। ठीक है, उस पर जीरो टैरिफ है। तो इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का ईसीटीए भी अभी अभी न्यूज में था। ठीक है, जब ये साइन हुआ था 2022 में, तो अब इस पे इनिशियली ऐसा नहीं था, 100% ड्यूटी फ्री नहीं था, बट अब ये हो गया है। ओके, उसके अलावा ये है ईएफटीए टेपा। ठीक है, जो कि 2024 में साइन किया गया था, 24-25 के बीच में। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में होता है? ये 4 कंट्रीज हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लिंचेस्टन। तो इनके साथ जो है हमने साइन कर रखा है टेपा, ईएफटीए टेपा। ठीक है, इसमें हमारा कमिटमेंट है कि हम 100 बिलियन का एफडीआई लेकर आएंगे। ठीक है, उसके अलावा यूके के साथ हमने 2025 में जो साइन किया है वो है सेटा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल का ही है। इसमें 99% ऑफ द इंडियन एक्सपोर्ट को जो है वो टैरिफ फ्री कर रखा है। उसके अलावा ओमान के साथ हमने साइन किया है सेपा। ठीक है, ये फर्स्ट एवर बिगेस्ट एवर टैरिफ कवर है गल्फ में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा न्यूजीलैंड के हमने साथ साइन कर रखा है न्यूजीलैंड एफटीए, और ये इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेड डील किसी के साथ हुआ है। जस्ट 9 मंथ इसमें लगे हैं ये वाला ट्रेड डील को साइन करने में, न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अभी बहुत ही रिसेंटली जब उर्सुला वंडरलैंड इंडिया आए थे, जिसके बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में बात भी करी है, ईयू एफटीए। ठीक है, जिसको कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड भी बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये आठों के आठों एफटीएज आपको याद रखने हैं और ये किसी ना किसी वजह से न्यूज में भी रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये वाला। ठीक है, ये तो अभी रही है ही न्यूज में, यूएई वाला सेपा और ऑस्ट्रेलिया वाला ईसीटीए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so the next question is, which bill has been recently upheld by Supreme Court of India to curb
discrimination and harassment in Indian colleges? So the right answer is UGC 2026 Equity Regulation. ओके तो यूजीसी 2026 इक्विटी रेगुलेशन जो है इसको अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है, मतलब इस पर रोक लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि इसमें कास्ट में कुछ बायसनेस आ रहा था, ठीक है, भेदभाव आ रहा था, इसके लिए इसको अपहेल्ड किया है और सरकार को बोला है कि आप इसे वापस से रिव्यू कीजिए। ठीक है, तो रिव्यू होने के बाद वो वाली प्रॉब्लम तो इसमें रिजॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हम देख लेते हैं कि इस बिल में क्या था। ठीक है, आखिर ये बिल इतनी न्यूज में क्यों था? ठीक है, तो ये बिल इसलिए था न्यूज में क्योंकि इसमें स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आ गए थे इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ, ताकि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, बुलिंग होती है कैंपस में, ठीक है, या यूनिवर्सिटीज के अंदर, उस पर रोक लगाई जा सके। ठीक है, इसमें और एक क्या चीज कर रहे थे कि पहले ये बिल जो है वो SC/ST स्टूडेंट्स के लिए होता था, बट अब इसके दायरे को बढ़ाया जा रहा था, इसके स्कोप को बढ़ाकर इसमें OBC, EWS और वुमेन और स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को भी इंक्लूड किया जा रहा था। प्लस इंस्टीट्यूशन को साफ बोल दिया था कि आपको कोई भी कंप्लेन 24 घंटे के अंदर अंदर उसको एक्नॉलेज करना है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लेन को रिजॉल्व करना है, और अगर ऐसा कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है तो यूनिवर्सिटी से फंडिंग, अगर गवर्नमेंट फंडेड है तो फंडिंग विड्रॉ कर ली जाएगी, प्लस अगर अदरवाइज है, गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, तो आपका जो लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था UGC 2026 इक्विटी रेगुलेशन, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी इस पर रोक लगाई है। बट जैसे ही ये वापस आएगा, ये सारे तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे ही। ठीक है, जो कास्ट का बायसनेस है उसको हटाने के लिए बोला है, तो वो ठीक होकर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who became the first person to be conferred Ashok Chakra for space related bravery services? So the right answer is कैप्टन सुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो कैप्टन सुभांशु शुक्ला जो है उनको जो है अशोक चक्र मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? स्पेस रिलेटेड ब्रेवरी के लिए मिला है। ठीक है, तो आइए ये इनका फोटो है। अब इससे इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। अब अशोक चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड होता है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होता है। ठीक है, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि अशोक चक्र जो है वो हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। प्लस अशोक चक्र जो है वो शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, वो पहले एस्ट्रोनॉट है जिनको ऐसा ऑनर दिया जा रहा है। ठीक है, और उन्होंने ऐसा क्या किया था, वो एक स्पेस स्टेशन गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ठीक है, और तो एक्सियोम 4 मिशन के में पार्टिसिपेट किया था, और इसके थ्रू ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कुछ दिन रुक कर आए थे। ठीक है, तो ये किसी भी इंडियन के लिए एक हिस्टोरिक मिशन था, इसीलिए इनको अशोक चक्र से ऑनर किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स समिट इन 2026? ठीक है, सो द राइट आंसर इज इंडिया। इस साल ब्रिक्स जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो ये आपको जैसे कि पता ही होगा। उसके अलावा ब्रिक्स से रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये इस बार के ब्रिक्स समिट का हमारा लोगो है। ठीक है, और उसके अलावा ब्रिक्स में पहले ये 5 मेंबर हुआ करते थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा अब जो ब्रिक्स के मेंबर है वो टोटल 11 हो गए हैं, टोटल 11 मेंबर हो गए हैं। रिसेंटली इसमें इसको अर्जेंटीना ने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो 2026 वाला ब्रिक्स समिट जो कि इंडिया के अंदर होने वाला है, वो कौन सा एडिशन है? वो 18वां एडिशन है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 18th एडिशन है। ओके, उसके अलावा इस बार जो ब्रिक का थीम है वो क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप इनके इनिशियल्स देखोगे तो B ब्रिक्स बिल्डिंग, R रेजिलियंस, I इनोवेशन, C कॉपरेशन, S सस्टेनेबिलिटी। तो जो ब्रिक का है वही इसके इनिशियल्स में भी है। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच टेब्लो वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट टेब्लो अमंग स्टेट एट जनवरी 26 रिपब्लिक डे परेड? सो द राइट आंसर इज महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र के स्टेट टेब्लो को जो है वो बेस्ट टेब्लो डिक्लेयर किया गया था इस बार के रिपब्लिक डे की परेड में। ठीक है, उसके अलावा कुछ और भी जो थे उनको बेस्ट का अवार्ड दिया गया था, तो देख लेते हैं। पहला ये था बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट। कौन था? तीनों फोर्सेस में से एक फोर्स को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड दिया जाता है, तो इस बार वो अवार्ड दिया गया है इंडियन नेवी को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बेस्ट टेब्लो जो है वो स्टेट वाइज में महाराष्ट्र को मिला है, और महाराष्ट्र का जो थीम था इस बार का वो था गणेश चतुर्थी। ठीक है, सेकंड प्राइज जो है स्टेट वाइज वो JNK को मिला है। थर्ड प्राइज जो है वो केरला को मिला है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेस्ट टेब्लो किस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को मिला है, तो वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट कौन है? इंडियन नेवी। बेस्ट टेब्लो कौन है? महाराष्ट्र फॉर द थीम ऑफ गणेश चतुर्थी। उसके अलावा बेस्ट टेब्लो डिपार्टमेंट वाइज, मिनिस्ट्री वाइज कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टाइप ऐप इज लिंक्ड टू टाइगर सेंसस where was its census started? So the right answer is Nagarhole Tiger Reserve in Karnataka. Okay? तो पहली बात तो इसमें दो क्वेश्चन है. पहला ये कि एम स्ट्राइप जो है, एम स्ट्राइप ऐप ये किससे रिलेटेड है? ये टाइगर सेंसस से रिलेटेड है. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन ये कि ये सेंसस कहाँ स्टार्ट हुआ है? दूसरा ये स्टार्ट हुआ है नगरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में. ओके. तो देख लेते हैं एमस्ट्राइप का फुल फॉर्म क्या है. एमस्ट्राइप का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस. ओके. ये किसने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने. ठीक है. तो इन दोनों ने मिलकर एमस्ट्राइप नाम का एक एप्लीकेशन बनाया है. बेसिकली ये क्या है? ये एक डिजिटल टूल है जिसके थ्रू जो है वो इंडिया में टाइगर सेंसस पॉसिबल हो पाएगा. ठीक है. तो इंडिया में जो टाइगर सेंसस हो रहा है वो एमस्ट्राइप नाम के डिजिटल ऐप के थ्रू हो पा रहा है. ठीक है. जिसको किसने डेवलप किया है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने. ठीक है. और ये पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर स्टार्ट हो चुका है? वो हो चुका है नगरहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका के अंदर है. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इन मध्य प्रदेश द राधा पानी टाइगर रिजर्व विल बी नेम्ड आफ्टर whom? सो द राइट आंसर इज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वनानकर. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है. डॉक्टर विष्णु श्रीधर वनानकर के नाम पर राधा पानी टाइगर रिजर्व का नाम जो है वो रीनेम हो जाएगा. विष्णु श्रीधर वनानकर कौन थे? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे. ठीक है. जिनके नाम पर ये राधा पानी टाइगर रिजर्व जो है वो उसका नाम अब बदलकर ये हो जाएगा. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. प्लस ये जो राधा पानी टाइगर रिजर्व है ये फेमस है नहीं, ये जो विष्णु श्रीधर वनानकर हैं ये फेमस हैं क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया था भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स को. तो इन्हीं एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट के नाम पर अब राधा पानी टाइगर रिजर्व का नाम रख दिया जाएगा. और राधा पानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? इट इज इन मध्य प्रदेश. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं and the next question on your screen is what was the name of ISRO's mission that recently failed? So the right answer is PSLV C62. ठीक है. तो अभी एक इसरो ने एक मिशन किया था, जनवरी की बात कर रहे हैं, 12 तारीख की बात है. ठीक है. तो यहाँ पर इसरो का एक मिशन था PSLV C62 जो कि जिसके के थर्ड स्टेज में फेलियर हुआ था जिसकी वजह से हमारे कुछ सैटेलाइट जो है वो भी स्पेस में लॉस्ट हो गए हैं. तो फटाफट से देख लेते हैं. पहली बात तो ये लॉन्च साइट क्या थी? लॉन्च हुआ थे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है. ठीक है. उसके अलावा इसमें 3 स्टेजेस थी. तीसरे स्टेज में इसकी प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से हुआ क्या था, जो पेलोड इंटेंडेड ऑर्बिट पर जाने चाहिए थे उस ऑर्बिट पर वो नहीं गए. ठीक है. जिसकी वजह से मिशन फेल हो गया और हमारी 16 सैटेलाइट्स जो है वो लॉस्ट हो गई स्पेस के अंदर. प्लस इसमें एक इंपॉर्टेंट सैटेलाइट भी थी जिसका नाम है अन्वेषा. ठीक है. DRDO अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अन्वेषा, ये भी इसके अंदर लॉस्ट हो गई. ठीक है. तो ये काफी बड़ा मेजर सेटबैक है इसरो के लिए. प्लस ऐसा पिछले साल 2025 में भी हुआ था मई के अंदर, वो PSLV C61 था जिसमें फेलियर आया था और इस बार PSLV C62 में फेलियर आया है. ठीक है. तो ये एक काफी बड़ा सेटबैक है इसरो के लिए. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पक्का बन सकता है पेपर में. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज India plan to build a new naval base to monitor China and Bangladesh. Where will be this new naval base developed? So the right answer is Andaman and Nicobar. ओके. तो कहां पर हमारा नया नेवल बेस बन रहा है? इंडिया अपना नया नेवल बेस बना रहा है. कहां पर बना रहा है? ग्रेट निकोबार आइलैंड में बना रहा है. ओके. ताकि ये चाइनीज और बांग्लादेश पर एक्टिविटीज पर नजर रख सके. और उसके अलावा ये जो है मलाका स्ट्रेट के काफी ज्यादा पास है जो कि एक ग्लोबल शिपिंग रूट है. ओके. अंडमान एंड निकोबार में. तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मलाका स्ट्रेट जो है वो किस आइलैंड के पास है? अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड. तो आंसर होगा मलाका स्ट्रेट. ठीक है. या कैसे भी वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, इससे एक स्टैटिक क्वेश्चन भी बन सकता है. इस पॉइंट को इंक्लूड कर लिया. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The next question on your screen is Frederick Merz is the federal chancellor of which country who recently visited India for 2 days? So the right answer would be Germany. ठीक है. तो फेडरिक मर्ज जो है वो जर्मनी के चांसलर हैं जो कि इंडिया आए थे 2 दिन के विजिट पर आए थे. ठीक है. और ये इनका पहला ऑफिशियल ट्रिप है इंडिया में. ठीक है. उसके अलावा ये इन्होंने इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को भी अटेंड किया था. प्लस इसके यहाँ पर ही इंडिया और जर्मनी को 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक एनिवर्सरी भी हो गए हैं. ठीक है. तो कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर, अब इंडिया और किस कंट्री ने 75 साल ऑफ डिप्लोमेटिक इयर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी. ठीक है. कि इंडिया और जर्मनी को 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप भी हो चुके हैं. ओके.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द फ्लेमेंगो फेस्टिवल वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच बर्ड सेंचुरी. सो द राइट आंसर इज पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी. ठीक है, तो पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी पर ये फ्लेमेंगो फेस्टिवल इस बार ऑर्गेनाइज किया गया था. ठीक है, तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं. तो पहली बात तो पुलिकट लेक जो है वो कहाँ पर है, वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है. ठीक है, उसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है. ठीक है, ये भी पता होना चाहिए. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन है, फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो चिलिका है, चिलिका उड़ीसा में है. और सेकंड लार्जेस्ट जो है वो पुलिकट है, और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पुलिकट लेक पे जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं फ्लेमिंगो, वो यहाँ पर आकर माइग्रेट करती हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया गया. ओके, और फ्लेमिंगो इस बर्ड को बोलते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज who was the overall champion at the Khelo India Beach Games 2026. So the right answer is Karnataka. ठीक है, तो इस बार जो खेलो इंडिया बीच गेम्स हुए थे उसका सेकंड एडिशन हुआ था, उसमें मेडल टैली को टॉप किसने किया है, कर्नाटका ने. ठीक है, तो ये गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो ये गेम्स हुए थे घोगला बीच डीयू के अंदर. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, डीयू के अंदर घोगला बीच पर इस बार सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स हुआ था. ठीक है, जिसका चैंपियन कौन है, इसका चैंपियन है कर्नाटका. इन्होंने 11 मेडल्स जो है वो जीते, जिसमें से 3 गोल्ड है. ठीक है, उसके अलावा 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ नासा's फर्स्ट क्रूड आर्टेमिस मिशन व्हिच विल सेंड 4 ह्यूमंस टू द मून. सो द राइट आंसर इज आर्टेमिस 2. ओके, तो आर्टेमिस 2 जो है वो नासा का पहला क्रूड आर्टेमिस मिशन है. ठीक है, तो जिसमें कि 4 ह्यूमंस को भेज रहे हैं, इसमें 3 मेन और 1 वुमन होंगी. ठीक है, ये बेसिकली क्यों जा रहे हैं, ये आर्टेमिस प्रोग्राम इसीलिए स्टार्ट किया गया था ताकि वहां पर ये देख सके कि ह्यूमन प्रेजेंस तो नहीं है मून पर, मतलब उसी को देखने के लिए ये आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया गया था. और अब आर्टेमिस 2 के अंदर हम ह्यूमंस को भेजकर ये देख रहे हैं. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको. और नासा ये जो मिशन है वो अपने ही स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से भेजेगी. ठीक है, आर्टेमिस 2 को. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स. सो द राइट आंसर इज 80th. ठीक है, तो इंडिया ने अपने रैंक को इंप्रूव कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है. ठीक है, तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है, 80th. ठीक है, उसके अलावा 80th रैंक होने की वजह से अब हम वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन ट्राइवल, वीजा ऑन अराइवल, वो कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, वो 55 कंट्रीज के अंदर कर सकते हैं, 55 कंट्रीज के अंदर कर सकते हैं. ठीक है, हम यहाँ पे वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं. अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप इन 55 देशों में फ्रीली बिना वीजा के घूम सकते हैं. ठीक है, ये बताता है क्योंकि हमारी 80वीं रैंक है, इसके थ्रू हमें ये फायदा होता है. ठीक है, उसके अलावा इंडिया की रैंकिंग जो है उसमें इंप्रूवमेंट आया है. पहले हमारा 85th रैंक था, अब हमारा 80th रैंक है. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये देखता है ग्लोबल मोबिलिटी के हिसाब से, ग्लोबल मोबिलिटी किन किन डेस्टिनेशन पर आपको बिना पासपोर्ट के हिसाब से बुलाया जा रहा है, उसी के हिसाब से आपके पासपोर्ट को रैंक मिलती है. ठीक है, तो इस जो इंडेक्स है इसको किसने टॉप किया है, इसको टॉप किया है सिंगापुर ने. ठीक है, तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज which country is hosting 28th conference of speaker and presiding officers of commonwealth countries. So the right answer is India. ठीक है, जो 28वीं कॉन्फ्रेंस है स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉमनवेल्थ कंट्रीज की, वो कहाँ पर हो रही है, वो इंडिया में हो रही है. ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई है, ये न्यू दिल्ली में हुई है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, करीब करीब 60 कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं. ठीक है, ये यहाँ पर आए थे न्यू दिल्ली में. ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस में. उसके अलावा ये ध्यान रखना है आपको कि ये बाइनियल कॉन्फ्रेंस होती है, हर 2 साल में एक बार होती है, और इस बार ये न्यू दिल्ली में हुई थी. ओके, और इस कॉन्फ्रेंस को किसने चेयर किया था, इस कॉन्फ्रेंस को चेयर किया था लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज इन विच सिटी वाज द 3rd इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड. सो द राइट आंसर इज विशाखापट्टनम. ठीक है, तो विशाखापट्टनम में 3rd इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल हुआ था. ठीक है, तीसरा है ये, याद रखना है आपको, लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0. ओके, जो कि कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर. ओके, आंध्र प्रदेश में एक MGM पार्क है जहां पर ये हुआ था. ठीक है,
और इसे कौन ऑर्गेनाइज कराता है? इसको ऑर्गेनाइज कराता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइट शिप्स। तो ये दोनों मिलकर ये जो फेस्टिवल है, लाइट हाउस फेस्टिवल है, इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं। और इस बार ये कहाँ पे हुआ था? इस बार ये हुआ था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच सिटी विल बिकम इंडियाज फर्स्ट स्लम फ्री सिटी? सो द राइट आंसर इज चंडीगढ़, ठीक है। तो चंडीगढ़ जो है वो इंडिया की पहली स्लम फ्री सिटी बन चुकी है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसमें एक जो लास्ट स्लम था शाहपुर कॉलोनी, इसको भी डिमोलिश कर दिया गया है। तो उसके साथ ही चंडीगढ़ में अब एक भी स्लम नहीं है, ठीक है। तो ये स्लम फ्री सिटी बन चुका है। उसके अलावा चंडीगढ़ जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, और कैपिटल है पंजाब और हरियाणा का, और इसको द सिटी ब्यूटीफुल भी बोला जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड? सो द राइट आंसर इज 9th of January, ठीक है। तो 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी को कोमेमोरेट करते हुए 9 जनवरी को क्या बनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है। आपको ये ईयर भी याद रखना है, कभी कभी इससे स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, ठीक है। तो इसीलिए हम ये मनाते हैं। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? इसको ऑर्गेनाइज कराता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, और प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सिटी रैंक्ड हाईएस्ट फॉर वुमेन्स सेफ्टी इन इंडिया? सो द राइट आंसर इज बैंगलोर, ठीक है। तो बैंगलोर जो है वो वुमेन सेफ्टी के मामले में हाईएस्ट उसको रैंक किया गया है, ठीक है। और ये किस रैंकिंग या किस रिपोर्ट के हिसाब से है? ये है टॉप सिटीज ऑफ वुमेन इन इंडिया 2025 बाय वर्कप्लेस कंसल्टिंग फर्म बैंगलोर, ठीक है। इसके हिसाब से इस वर्कप्लेस कंसल्टिंग फर्म के हिसाब से बैंगलोर जो है वो टॉप सिटी है वुमेन्स के लिए इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। 125 सिटीज का इसमें सर्वे किया गया था, जिसमें बेंगलुरु ने जो है वो टॉप किया, ठीक है। और टॉप 5 में कौन कौन से इस सिटीज रखे हैं? चेन्नई, पुणे, हैदराबाद एंड मुंबई। उसके अलावा एक और इंडेक्स होता है नारी इंडेक्स करके, जो कि अभी रिसेंट में इसकी भी बात हुई थी, जिसका नाम है नेशनल एनुअल रिपोर्ट इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी, ठीक है। उसके हिसाब से कोहिमा, विशाखापट्टनम और मुंबई जो है वो सेफ सिटी थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको पूरे टोटल टॉप 5 तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है कि इनमें से कौन सी सिटीज जो है वो टॉप 5 में नहीं है, ठीक है। तो आपको इसीलिए टॉप 5 का नाम भी पता होना चाहिए। प्लस ये तो याद रखना ही है कि हाईएस्ट रैंक किसका है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वुमेन सेफ्टी, तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच रिवर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड? सो द राइट आंसर इज फेंके रिवर, ठीक है। तो ये जो फेंके रिवर है इसको ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड बोला गया है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है? ये जो फेंके रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। करीब करीब इतने ईयर्स पुरानी है ये। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यूज में थी इसलिए आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who became the youngest Indian woman to reach the South Pole? So the right answer is काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेयन जो है वो यंगेस्ट इंडियन वुमन बन गई है जो कि साउथ पोल पर गई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जस्ट 18 ईयर्स की है, ठीक है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड देखें तो काम्या कार्तिकेयन इंडिया में तो यंगेस्ट है, बट ओवरऑल वर्ल्ड वाइज ये सेकंड यंगेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पर कौन आती है? मिया बेनेट, ये यूके से थी, ये 17 साल की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये ओवरऑल जो है वो सेकंड नंबर पर आती है अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो, सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया में तो ये फर्स्ट यंगेस्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, which country recently surpassed China to achieve the #1 rank in rice production? So the right answer is India. ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी अभी इंडिया ने राइस प्रोडक्शन में चाइना को सरपास कर दिया है, ठीक है। इंडिया रिसेंटली वर्ल्ड का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गया है, और इस बार हमारा कितना आउटपुट रहा है? 150 मिलियन टन, ठीक है, इन 2025, ठीक है। और चाइना का कितना था? 145 मिलियन। तो विद 150 मिलियन टन्स इंडिया ने उसको एक्सीड कर दिया है, ठीक है, उसको सरपास कर दिया है, ठीक। उसके अलावा हम देखें कि टॉप 5 राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो वो है इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, इंडोनेशिया एंड वियतनाम, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए।
सारी की सारी एशियन कंट्रीज ही हैं, ठीक है। उसके अलावा ये किसने डिक्लेयर किए, किसने बताया, ये बताया है हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these did not receive Padma Vibhushan in 2026? So the right answer is अलका याग्निक, ठीक है। तो अलका याग्निक को पद्म विभूषण नहीं मिला है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, पद्म विभूषण की बात हो रही है, ठीक है। तो अलका याग्निक को जो है वो पद्म भूषण नहीं मिला है, सॉरी पद्म विभूषण नहीं मिला है, उनको क्या मिला है, उनको मिला है पद्म भूषण। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, उनको विभूषण नहीं मिला है, उनको मिला है सिर्फ पद्म भूषण, ठीक। तो ऐसे पूछ सकते हैं वो। उसके अलावा अगर हम इस बार के पद्मा अवार्ड्स पे देखें तो इस बार टोटल 131 रेसिपिएंट्स हैं पद्मा अवार्ड्स के, ठीक है। तो पद्म विभूषण जो है वो 5 रेसिपिएंट्स को मिला है, पद्म भूषण जो है वो 13 लोगों को मिला है, और पद्मश्री जो है वो 113 रेसिपिएंट्स को मिला है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं। तो जो पद्म विभूषण है वो तो 5 ही लोगों को मिला है, तो ये आपको 5 याद होने चाहिए, ठीक है। जिसमें धर्मेंद्र को पोस्टुमसली मिला है सिनेमा आर्ट के लिए, ठीक है, केटी थॉमस है, एन रंजम है, पी नारायणन है, और वीएस अच्युतानंदन है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 5 के नाम आपको याद होने चाहिए। उसके अलावा पद्म भूषण किन किन को लोगों को मिला है, 13 लोगों को मिला है, बट 13 में से ये जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे ये मैंने आपके अलग से लिख दिए हैं, जो कि फेमस भी है, ठीक है। जैसे अलका याग्निक हो गई म्यूजिक की, ठीक है, मैनमूथी हो गए सिनेमा से रिलेटेड, विजय अमित राज हो गए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उदय कोटक हो गए, ठीक है, शिबू सोरेन हो गए, ठीक है, ये पोस्टुमसली इनको मिला है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पद्मश्री की भी बात करें तो पद्मश्री तो जैसे 1 से 13 लोगों को मिला है, ठीक है। तो उनमें से जो प्रोमिनेंट है वो, वैसे तो सभी प्रोमिनेंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रोहित शर्मा जैसे इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। हरमनप्रीत कौर इनको पद्मश्री मिला है, बलदेव सिंह पद्मश्री मिला है, भारत सिंह भारती इनको भी पद्मश्री मिला है, आर माधवन ये जो सिनेमा से रिलेटेड है इनको भी पद्मश्री मिला है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं, एग्जाम से पहले आप इन पर नजर मार सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जनवरी 1 2026 व्हिच कंट्री विल कंप्लीटली अबॉलिश कस्टम ड्यूटी ऑन इंडियन एक्सपोर्ट? सो द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अभी एफटीए के टाइम पर भी हमने बात करी थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने जो है वो अब 100% जो है वो इंडियन एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ फ्री कर दिया है, जीरो ड्यूटी कर दी है, ठीक है। तो 2022 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट साइन किया था, और अब जाकर इस पर अचीव कर लिया है 100% ड्यूटी फ्री, ठीक है, फॉर इंडियन गुड्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, and the next question is the 3-day Matsya Mela held in Kavarati concluded with a proposal to establish which of the following in Lakshadweep? So the right answer is integrated fishery hub, ठीक है। तो अभी 3 दिन का मत्स्य मेला हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कवारती में ये हुआ था, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड में जो है। तो यहाँ पर ये मत्स्य मेला हुआ था, तो यहाँ पर अब फाइनली इन्होंने क्या कंक्लूड किया है, मतलब क्या स्टैब्लिश करेंगे, ये इंटीग्रेटेड फिशरी हब, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड फिशरी हब क्या है, इंटीग्रेटेड फिशरी हब जो है वो एक सिंगल विंडो है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। प्लस ये जो है वो स्ट्रेंथन करेगी फिशरी वैल्यू चेन को, और इससे जो है इंप्रूव होगा इनकम और लाइवलीहुड आइलैंड फिशर्स के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि अभी अभी जो मत्स्य मेला हुआ था वहां पर इंटीग्रेटेड फिशरी हब नाम का एक जो है वो बनाया गया है, ठीक है, एक डिजिटल टूल बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्लस ये तो पता होना ही चाहिए कि मत्स्य मेला कहाँ पे हुआ था, कावारती लक्षद्वीप के अंदर ये हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पॉलिटिशियन डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन जनवरी 2026? सो द राइट आंसर इज अजीत पवार, ठीक है। तो अजीत पवार जो है वो अभी अभी जो ट्रेन क्रैश हुआ था तो उसमें इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। उसके अलावा इनके साथ जितने भी 5 लोग थे ऑन बोर्ड सभी की डेथ हो गई है, ठीक है। तो अजीत पवार जो है वो सीनियर एनसीपी लीडर थे, ठीक है, और ये जो शरद पवार है उनके नेफ्यू थे, जो कि एक काफी बड़े की फिगर है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में, ठीक है। उसके अलावा इनसे रिलेटेड जो एक एग्जाम रिलेटेड पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ये कि लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अजीत पवार जो है वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं 6 बार, जो कि हाईएस्ट है इन टर्म्स ऑफ अ स्टेट हिस्ट्री। महाराष्ट्र में सबसे लॉन्ग टाइम तक जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो कौन रहे हैं अभी तक टिल डेट, वो रहे हैं अजीत पवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड 13th मोहम्मद बिन राशिद अल मुक्तम इंटरनेशनल स्पोर्ट अवार्ड in the global lifetime achievement category? So the right answer is Novak Djokovic, ठीक है। तो नोवाक डी जोकोविक को ये
जो है अवार्ड मिला है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली जो वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट हुई थी दुबई के अंदर, ठीक है, वहां पर ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इन विच मार्केट? सो द राइट आंसर इज एविएशन मार्केट, ठीक है। तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट बन चुका है किस मार्केट में? एविएशन मार्केट में। मतलब हमारे इंडिया का जो एविएशन मार्केट है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। उसके अलावा हम किसके पीछे हैं? यूएस हमसे आगे है, उसके अलावा सेकेंड नंबर पर है चाइना, उसके बाद है इंडिया, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया का जो एविएशन मार्केट है वो अब थर्ड नंबर पर आ गया है, तीसरे नंबर पर आ गया है इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक और एविएशन साइज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया कंटिन्यू टू होल्ड व्हिच पोजीशन इन द वर्ल्ड फॉर रेमिटेंस इनफ्लो? सो द राइट आंसर इज लार्जेस्ट। ओके, तो इंडिया का जो रैंक है वो रेमिटेंस इनफ्लो की बात कर रहे हैं, आउटफ्लो की बात नहीं कर रहे हैं। रेमिटेंस इनफ्लो में इंडिया का जो रैंक है वो लार्जेस्ट है, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस आते हैं, ठीक है। तो कितना रेमिटेंस आया 2025 एफआई में? तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर हमारे पास आया है 135.4 बिलियन यूएसडी, ठीक है, और इसी के साथ हम लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंसेस के। रेमिटेंसेस क्या होता है? जो भी आप फॉरेन स्टेट में जो भी काम करते हैं वहां से जो पैसा इंडिया में भेजते हैं, ठीक है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो उस टर्म में इंडिया जो है वो हाईएस्ट रेसिपिएंट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस बार हमारा रेमिटेंस कितना रहा है? 135 यूएसडी, 135 बिलियन यूएसडी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए विद दिस हमारे 30 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट लगेंगे, ठीक है, और इनको एग्जाम से पहले जरूर जरूर रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।